जय हिंद मित्रों, हम लोगों ने पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन राज्य व्यवस्था एक परिचय नामक पाठ का अध्ययन किया गया था। आज हम लोग उस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों। सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों। डी ऑप्शन कह रहा है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो जैसा कि हमने संवैधानिक सरकार के विषय में जब अध्ययन किया गया था, तो ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं में रहते हुए नियम कानून के अनुसार अपनी शासन करती है, तो वह सरकार संवैधानिक सरकार कहलाती है। इस को देखते हुए ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन बी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। ऑप्शन डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ये भारत के राज्य व्यवस्था के स्वरूप को संघीय प्रदर्शित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी कह रहा है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इन ऑप्शनों पे नजर डालते हैं तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही सटीक बैठता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। बी कह रहा है शक्तियों का केंद्रीकरण। सी कह रहा है निर्वाचित सरकार और डी ऑप्शन कह रहा है शक्तियों का पृथक्करण। तो निर्वाचित निम्नलिखित में से ऑप्शन पे अगर नजर डालें तो उदार लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला कथन है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा कथन है, भारत में संसद के किसी अधिनियम को संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अगर इन दोनों आप कथनों पर हम नजर डालते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों कथन उपयुक्त और सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो हमारी संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण यह है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ऑप्शन बी कह रहा है, एक वर्ग संघर्ष। सी कह रहा है, निजी संपत्ति की समाप्ति। और डी कह रहा है, आर्थिक नियतिवाद। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। इसमें है कि गांधी जी भी राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं और मार्क्सवाद भी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन ए है विधानमंडल द्वारा सरकार, बी है लोकप्रिय सरकार, सी कह रहा है बहुदलीय सरकार और डी कह रहा है सीमित सरकार। तो संवैधानिक सरकार जो होती है तो संविधान के अनुसार अगर कार्य करेगी तो वह एक सीमित दायरे में कार्य करेगी। तो इस अनुसार ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता, नंबर 1 कथन है, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कथन 2 है, संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो 1 सही है और ना ही 2। तो हम इन दोनों कथनों पर अगर नजर डालते हैं तो ये दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निश्चित भूभाग के अभाव के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है जनसंख्या के अभाव के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है सरकार के अभाव के कारण
ऑप्शन डी कह रहा है संप्रभुता के अभाव के कारण। तो हम लोग संप्रभुता की परिभाषा जब पढ़े थे तो उससे ये स्पष्ट था कि भारत के निवासी अपना निर्णय अपने अनुसार स्वयं नहीं कर सकते थे, वो ब्रिटिश सरकार पर ही निर्भर थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। अब आज अभ्यास प्रश्न यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।